जय हिंद प्यारे बच्चों। जीव विज्ञान की कक्षा 10 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 1 जीवों में जनन का अगला भाग स्वपोषी पोषण एनसीईआरटी की पुस्तक के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा प्रकरण है स्वपोषी पोषण। तो क्या होता है स्वपोषी पोषण, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है अपने पोषण के लिए और अपने भोजन को स्वयं निर्मित करता है। जैसे कि आपने पढ़ा था हरे पौधे और बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, रासायनिक क्रियाओं द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जबकि हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि जो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं इनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ये रसायनों के द्वारा ऊर्जा निकालते हैं। अब हम बात करेंगे हरे पौधों के बारे में। पौधे हरे क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी कोशिकाओं के अंदर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इन कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है, क्लोरोफिल, जो कि आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए। तो हरे पौधे जो होते हैं वो किस क्रिया द्वारा अपने भोजन को बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन को बनाते हैं। तो चलिए इस क्रिया को समझते हैं। तो इस क्रिया को हम समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमने यहाँ पर दिखाई है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पौधे को उपलब्ध हो जाती है, जल जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और पर्णहर्म, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो पौधे की कोशिकाओं में पहले से मौजूद होता है। और सूर्य का प्रकाश के द्वारा वो क्या करता है, एक पदार्थ, ऊर्जावान पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिसे हम शर्करा भी कहते हैं। ये एक प्रकार की शर्करा है, ग्लूकोज इसका निर्माण करता है और बाद में चरणबद्ध इसको मंड में बदल दिया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि बाद में ग्लूकोज को किस में बदल दिया जाता है? मंड में बदल दिया जाता है और कुछ मात्रा में जल कणु निकलते हैं और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपने समझ ली। तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में? हरे पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में शर्करा का निर्माण किया जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो पत्तियों में होती है या हरे भागों में होती है जहाँ भी क्लोरोफिल पाया जाता है। अब पत्ती की संरचना का अध्ययन करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो पत्ती की काट का चित्र दिया गया है ये। तो पत्ती की जो ऊपरी सतह होती है उसके सबसे ऊपर एक क्यूटिकल पाई जाती है जो कि मोम की परत होती है। इसके बाद कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा, और पत्ती की निचली सतह पर भी एक कोशिकाओं की परत पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं निचली बाह्य त्वचा। इन दोनों के बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं मीज़ोफिल ऊतक। तो ये सभी क्या हैं? मीज़ोफिल ऊतक हैं। तो जो लंबे वाले हैं, जो ऊतक हैं, इनको हम कहते हैं पेलिसेड ऊतक, और जो बीच वाले ये जो ऊतक हैं इनको हम कहते हैं स्पंजी मीज़ोफिल। स्पंजी मीज़ोफिल और पेलिसेड मीज़ोफिल। अब इन सभी कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं और इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लवक के अंदर। इसके बाद मीज़ोफिल की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? जो स्पंजी मीज़ोफिल है वो कोशिकाएं थोड़ी दूर दूर लगी रहती हैं, जिनकी वजह से वायु कोश वहाँ पर बने हुए मौजूद होते हैं। निचली सतह पर यहाँ पर एक स्टोमेटा दिखाया गया है, इसे बोलते हैं हम रंध्र। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। फिर प्रकाश ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जिसके द्वारा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है।
इसके बाद तीसरा जो घटना घटती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये देखिए, अब हम इसको समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो एक चरण में पूर्ण नहीं होती है, वह कितने 2 चरणों में पूर्ण होती है। तो पहले भाग को हम कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरे भाग को हम कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो प्रकाश जो हरित लवक है, ये जो चित्र दिखाया गया किसका दिखाया गया है, क्लोरोप्लास्ट का दिखाया गया हरित लवक, और इसके अंदर जो है सिक्के के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं थाइलेकोइड, और जो पूरा गट्ठर होता है सिक्के जैसा इसको हम कहते हैं ग्रेना, और इसके बाहर का जो द्रव भरा हुआ है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है कहाँ संपन्न होती है, इसी हरित लवक के अंदर संपन्न होती है। तो इसका जो प्रकाशिक अभिक्रिया का पहला भाग है, सूर्य के प्रकाश की जो मौजूदगी में होता है, वह कहाँ संपन्न होता है, ग्रेना के अंदर संपन्न होता है। और जो दूसरा भाग है अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे हम केल्विन चक्र के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर संपन्न होता है, ये स्ट्रोमा के अंदर संपन्न होता है। तो पहली क्रिया जो है प्रकाशिक अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पर्णहरिम के अणु क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें पास में मौजूद जल के अणु को तोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन आयंस में, इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। तो पहले प्रकरण में जल के अणु को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो चरणबद्ध तरीके से ऊर्जावान पदार्थों को बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ATP और NADPH2, इनको हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर्स, जो कि अगली जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है उसमें इनका उपयोग किया जाएगा। तो पहले चरण में क्या होता है, जल का टूटना और ऊर्जावान पदार्थों का बनना। ये ऊर्जावान पदार्थ केल्विन चक्र में जाते हैं और इनका उपयोग कर कर शर्करा का निर्माण किया जाता है केल्विन चक्र के द्वारा। यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। संरचना का हम अध्ययन करते हैं। रंध्र की जो संरचना है 2 द्वार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये इसके अंदर द्वार कोशिकाएं दिखाई गई हैं। इन द्वार कोशिकाओं में क्या होता है, जो हरे रंग का जो पदार्थ दिखाया गया है, ये क्या है, ये छोटे छोटे कोशिकांग हैं जिन्हें हम हरित लवक कहते हैं। ये द्वार कोशिकाओं की एक विशेषता होती है कि इनके अंदर की जो भित्ति होती है, जो दिखाई गई है, ये काफ़ी मोटी होती है और बाहर की जो भित्ति होती है वो पतली होती है। द्वार कोशिकाएं जैसे दरवाज़ा होता है, आने जाने का रास्ता होता है, उसको क्या करता है, वो गार्ड करता है। उसी तरीके से इनको अंग्रेजी में कहते हैं गार्ड सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये छिद्र को बंद करता है और खोलता है। इसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं इनको हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। इसी छिद्र बीच में छिद्र बनता है, इसे हम बोलते हैं रंध्र छिद्र। इसी छिद्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र जो है, जब इन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरित लवक के द्वारा इसमें क्या बनता है बच्चों, इसमें ग्लूकोज का उत्पादन होता है। जब इसमें शर्कराएं बनती हैं तो क्या होता है, इसका परासरण दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण ये पास वाली सहायक कोशिकाओं से जल को अवशोषित कर लेते हैं। इसके अंदर जल के अवशोषण की वजह से ये फूल जाती हैं। फूलने की वजह से छिद्र क्या होता है, खुल जाता है। और जब इसमें शर्करा नहीं बनती है तब क्या होता है, इसका परासरण दाब कम हो जाता है और जल वापस कोशिका जो द्वार कोशिका है उनसे बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से ये छिद्र बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से रंध्र के खुलने और बंद करने की प्रक्रिया होती है। लेकिन ये रंध्र जो खुलते हैं दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद होते हैं C3 पौधों के अंदर। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जो रेगिस्तान में होते हैं, उनमें क्या होता है, स्टोमेटा या रंध्र रात्रि के समय खुलते हैं। क्यों? क्योंकि जो रंध्र हैं उनमें गैसों को विनिमय के अलावा जो दूसरा कार्य है कि उनसे भाप के रूप में लगातार जल की हानि होती रहती है, तो उनसे पानी लगातार बर्बाद होता रहता है। तो रेगिस्तान में तो पानी की कमी होती है, तो पानी को बचाने के लिए तो ये पौधे क्या करते हैं, अपने जो रंध्र हैं उनको रात्रि के समय खोलते हैं। तो इनमें विशेष प्रकार की कार्यप्रणाली पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसीलिए इस प्रक्रिया के नाम पर इनका नाम पड़ा है कैम पौधे।
तो क्या होता है, रात्रि के समय जब स्टोमेटा खुल जाते हैं तब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड किससे, फॉस्फोइनोइल पायरुविक अम्ल से मिल जाती है और क्या बनाते हैं ये, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, जिसे कि बाद में बदल दिया जाता है किसमें, मैलिक एसिड में, मैलिक अम्ल में, जो कि संरक्षित हो जाता है किसमें, रसधानी में स्टोर कर लिया जाता है। जैसे ही दिन का समय आता है स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और यह मैलिक अम्ल जो है टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोइनोइल पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। फॉस्फोइनोइल पायरुविक अम्ल दोबारा से उपयोग में लाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो निष्कासित की गई है उसको केल्विन चक्र में उपयोग कर कर शर्करा बनाई जाती है। तो इस प्रकार से जो C3 पौधे हैं जो कम तापमान में या सामान्य तापमान में रहते हैं उनके अंदर स्टोमेटा दिन में खुलते हैं और जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं उनके अंदर स्टोमेटा रात में खुलते हैं। बच्चों, अब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हैं। ये कारक दो प्रकार के होते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक में जो पौधे के बाहर कारण मौजूद हैं उनको हम कहते हैं बाह्य कारक, जैसे कि हो गया प्रकाश, तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो प्रकाश जो है अगर अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी अधिक होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक होने पर नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो एक सीमा तक ही बढ़ती है। इसके अलावा तापमान हो गया, ये 25 से 35 डिग्री के बीच में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह हो पाती है, क्योंकि यह क्रिया एंजाइमों द्वारा की जाती है। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। अगर तापमान बहुत अधिक होगा तो प्रोटीन खराब हो जाएगी और बहुत कम होगा तब भी ठीक से कार्य नहीं करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध होगी तो एक अच्छी तरह होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सीमित मात्रा हो जाएगी। इसके अलावा जल की भी यही है, अगर कम पौधे को जल कम उपलब्ध है तो कम होगी, और अगर बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ती ही चली जाएगी, एक सीमा तक ही बढ़ेगी। आंतरिक कारक जैसे पर्णहरिम, क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होगी तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी अधिक होगी। कोशिका में संचित भोजन की मात्रा, हर कोशिका में भोजन पर्याप्त मात्रा में है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम होगी, और अगर पौधे में भोजन की मात्रा कम है तो क्रिया अधिक हो जाएगी। रंध्रों के खुलने और बंद होने का समय, रंध्र कितने समय तक खुलते हैं इसके आधार पर भी निर्भर करेगी। रंध्रों की संख्या, रंध्र कितनी अधिक संख्या में है उसके ऊपर भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है निर्भर करेगी। और रंध्रों की पत्ती पर उपस्थिति, कि रंध्र कहाँ पर उपस्थित हैं। अगर रंध्र पत्ती की निचली सतह पर उपस्थित हैं तो क्रिया कम होगी, और अगर ऊपर की सतह पर उपस्थित है तो क्रिया क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी। बच्चों, अब हम बात करते हैं, आपकी जो पुस्तक है उसके अंदर दो प्रयोग या क्रियाकलाप दिए गए हैं आपसे करने के लिए। तो प्रयोग 1 में आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो क्रियाकलाप 6.1 दिखाया गया आपकी किताब में। तो इसमें पहले आपको क्या करना है, एक शलभित पत्ती वाला पौधा लेना है, मतलब जिसकी जो पत्ती है कुछ हरे रंग की हो और कुछ अन्य रंग की हो, जैसे कि मनी प्लांट या क्रोटन के पौधे में पाया जाता है। तो हमने मान लीजिए मनी प्लांट का पौधा ले लिया, तो हम क्या करेंगे, अब इस पौधे को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखेंगे। इससे क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अंधेरे में नहीं होगी, और जो संपूर्ण मंड है वो पौधा क्या करेगा, उपयोग कर लेगा। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें शर्करा बनती है, शर्करा को मंड में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब क्या करेंगे, इस पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। पौधे से एक पत्ती को क्या करेंगे, अब हम इसको तोड़ लेंगे और उसको एक कागज़ पर ट्रेस कर लेंगे, कहाँ पर हरे रंग के पैच बने हैं और कहाँ पर अन्य रंग के पैच बने हुए हैं। अब क्या करेंगे, इस पत्ती को कुछ मिनटों तक क्या करेंगे, उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। इसके बाद इसको क्या करते हैं, एल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दिया जाता है। इस बीकर को सावधानी से क्या करेंगे, जल उष्मुख में रखकर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि एल्कोहल उबलने ना लगे। अब क्या करना है, हमको एल्कोहल के अंदर इस पत्ती को उबालना है। पत्ती के रंग का क्या होता है, अब हम देखेंगे, पत्ती के अंदर से सारा का सारा रंग जो है वो उड़ जाता है एल्कोहल के कारण।
अब हम क्या करेंगे, जो रंगहीन पत्ती है इसको लेंगे। अब इसके ऊपर हम आयोडीन विलयन का परीक्षण करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको आयोडीन के तनु विलयन के घोल के अंदर डालते हैं और उसमें से आप निकाल के देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर हरे रंग के पैच बने हुए थे वहाँ वहाँ पर आपको नीला रंग दिखाई देगा तथा अन्य जगह पर किसी प्रकार का रंग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर नीला रंग आया है वहाँ पर मंड बना है, क्योंकि तनु विलयन जब भी मंड से क्रिया करता है तो नीला रंग देता है। इससे सिद्ध होता है कि पौधे में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए। इसके बाद बच्चों दूसरा जो प्रयोग है आपका वो है सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। इस प्रयोग को करने के लिए आपका जो दूसरा प्रयोग दिया गया है क्रियाकलाप 6.2। अब इसमें उसी प्रकार से करेंगे। लगभग समान आकार के 2 गमले में लगे हम पौधे ले लेते हैं। अब इनको क्या करेंगे, 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखेंगे, जिससे कि इनके अंदर जितना भी मंड था वो सब का सब प्रयोग कर लिया जाए। अब क्या करेंगे, इनको एक कांच की पट्टिका पर देखिए रखेंगे। कांच की पट्टिका पर रखने पर इसके बाद क्या करेंगे, ये कांच की पट्टी पर रख दिए गए हैं। अब इनके ऊपर क्या करते हैं, बेल जार रख देते हैं। तो एक जो पौधा है ए वाला, इसके अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वॉच ग्लास में रख देते हैं और दूसरे में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखते हैं। और इन दोनों को क्या करेंगे, बंद कर देंगे और इनको सील कर देते हैं पेट्रोलियम जेली की सहायता से, जिससे कि बाहर से कोई भी गैस का आदान प्रदान ना हो सके। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पौधों को 2 घंटे के लिए क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। रखने के बाद उपकरण को खोलकर अब इसमें से दोनों में से एक एक पत्ती को ले लेते हैं। फिर से हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। पहले उसको गर्म पानी में उबालेंगे, उसके बाद उसको अल्कोहल के अंदर उबालते हैं, जिससे कि उसके अंदर वो पत्ती रंगहीन हो जाएगी। अब उसके ऊपर हम आयोडीन के तनु विलयन घोल को डालेंगे और निरीक्षण करेंगे। तब आप देखते हैं कि जो पत्ती बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वॉच वाले गिलास की कांच की थी वो ज़्यादा आपको नीली दिखाई देगी, बजाय जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था। क्यों? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इस जार के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थी वो कैसी हो गई, धीमी हो गई। और जबकि बी जो गमला था उसके अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड थी उसका उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे ने कर ली। तो बच्चों जो पौधे हैं इसमें आपकी अंत में दिया है कि पौधे जल का अवशोषण करते हैं। इसके अलावा पौधे को अन्य प्रकार के तत्व भी चाहिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सब भी क्या होता है, मिट्टी से ही पौधा अवशोषित करता है जल के साथ और इनका उपयोग करता है। नाइट्रोजन का उपयोग करता है वो प्रोटीन बनाने में, और इसमें दिया गया है वायुमंडल से नाइट्रोजन को बैक्टीरिया लेते हैं और उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं और पौधा जड़ों द्वारा इन नाइट्राइट का उपयोग कर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। बच्चों इसमें हमने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे जो होते हैं शर्करा का निर्माण करते हैं और ये शर्करा जो है बदल दी जाती है किसमें, मंड में। ठीक इसी प्रकार मनुष्यों में भी, जंतुओं में भी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको बदल दिया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में संरक्षित रहता है किसके रूप में, ग्लाइकोजन में। तो जो ग्लूकोज है उसको बाद में उपयोग करने के लिए ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। तो ये टॉपिक अब हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए